नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश। स्वागत है आप सबका सन्मार्ग लाइव में। 7 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, यानी लोकसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है और अब इंतजार है 23 मई का, जब मतगणना होगी। सभी के दिल की धड़कनें जो है रुकी हुई हैं, सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। क्या कुछ कहता है एग्जिट पोल और क्या उस पर कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता और लोग क्या कहते हैं उस पर एग्जिट पोल के हिसाब से, और उनका क्या दावा है कि क्या कुछ वो कर पाएंगे इस चुनाव पे। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं, उनसे भी हम परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आंकड़ों के जरिए कि क्या कुछ हो सकता है, क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं, प्रिडिक्शन जो है सीटों का वो क्या कुछ कहता है। तो देखा आपने हमारा एग्जिट पोल क्या कहता है। अब हमारे साथ कुछ मेहमान हैं जो इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं, उनसे आपका हम परिचय करा दें। सबसे पहले हरखू झा जी हैं, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं बीजेपी, देश की 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनकी तरफ से बात रखेंगे। बीजेपी की तरफ से हैं हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी हैं। उनके बाद हम से विजय यादव जी हैं जो अपनी बात रखेंगे हम पार्टी की तरफ से, और उनके बगल में सीपीआई का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर हैं विजय नारायण मिश्र जी हैं, और उनके बाद आरएलएसपी से सुभाष चंद्रवंशी जी बैठे हैं, और उनके ठीक पास में बैठे हैं डॉक्टर सुनील कुमार जो जदयू की तरफ से अपनी बात रखेंगे, और उनके ठीक बगल में मृत्युंजय तिवारी जी हैं जो आरजेडी का पक्ष रखेंगे यहाँ पर। और साथ ही हमारे साथ 2 और ख़ास मेहमान कह सकते हैं इनको, जो हैं हमारे साथ, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ सलाहकार संपादक हैं मनोज कुमार सिंह जी हैं, और मॉर्निंग इंडिया के संपादक अशोक मिश्र जी हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है सर। तो चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आंकड़ा कह रहा है, सबसे पहले दावों पर हम जाते हैं। सबसे पहले कि दावा क्या है, उसके बाद हम आएंगे आंकड़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हरखू जी आपसे, कांग्रेस क्या कुछ कहती है इस चुनाव में? देखिए, हम लोगों ने अपनी बात जनता के सामने में रखी है और क्या कहते हैं कि अपना मैनिफेस्टो जनता के सामने में दिया है। उस हिसाब से हमें उम्मीद है कि जो 9 सीट पर हम लड़ रहे हैं और बाकी जो 31 सीट पर हमारे महागठबंधन के सहयोगी लड़ रहे हैं, तो जनता ने हमारे बातों को सुन करके अच्छी तरीके से सोच समझ करके वोट दिया है, और उम्मीद की जा सकती है कि हम उसमें कामयाब होंगे। चलिए, अब पहली प्रतिक्रिया बीजेपी की प्रतिक्रिया सबसे आखिर में ली जाएगी, उसके बाद चलते हैं हम पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। आप बताइए सर, क्या आपका क्या कहना है, पहली प्रतिक्रिया? देखिए, महागठबंधन से हम लोग 40 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग इस बिहार की धरती पर 40 के 40 सीट जीतने जा रहे हैं। इनका बोरिया बिस्तर हम लोग बनवा के ही छोड़ेंगे, इसलिए कि इनका बहुत सारे राष्ट्रीय मुद्दा है, क्षेत्रीय मुद्दा है, किसी भी मुद्दा को फुलफिल नहीं किए बिहार की जनता समझ रही है, इसलिए इनको हर जगह इनको नाकामी मिल रही है और नाकामी मिलेगा। चलिए, अब सीपीआई क्या पक्ष रखेंगे आप? हम सीपीआई की ओर से 2 सीट बेगूसराय और पूर्वी चंपारण ये लड़े। बेगूसराय में तो हमारी जीत बिल्कुल निश्चित है, और मोतिहारी में हम त्रिकोणीय कंटेस्ट में हैं, जीत भी सकते हैं। उसके अतिरिक्त एक डेहरी विधानसभा है, वहाँ से भी हम लड़ रहे हैं, हमारे उम्मीदवार हैं ब्रजमोहन सिंह, वहाँ भी वो अच्छे कंटेस्ट दे रहे हैं, और हमको उम्मीद है कि वहाँ भी हम जीत हासिल करेंगे। यानी आप भी जीत के। आरएलएसपी की क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं? पिछली बार आप थे एनडीए के साथ, इस बार अलग होकर महागठबंधन के साथ। देखिए, ये बड़ा स्पष्ट है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का चुनाव जीता,
एनडीए एक बना एक घटक, लेकिन जिन मुद्दों पर 14 के चुनाव वो जीते, पूरी तरह से इन मुद्दों को उन्होंने गौन कर दिया और 19 में इसका रिएक्शन है पूरे भारत में, खास करके बिहार में तो तूफान है। और तूफान इस मायने में मैं कह सकता हूं कि देश का ये पहला चुनाव है जिसमें सत्ताधारी पक्ष बिना मुद्दा के चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और लड़ा भी। आप देखिए उसको बेरोजगारों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, मतलब कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने धोखा नहीं दिया। और इस पूरे धोखे के जो परिणाम हैं वो आपको 23 तारीख को दिखाई पड़ेंगे। और पूरी तरह से महागठबंधन 40 का जो सीट है हम लोग बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं। क्लीन स्वीप करने की बात कर रहे हैं, जेडीयू का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर सुनील कुमार जी हैं। सुनील कुमार जी बताइए। देखिए, अभी तक जो सभी सारे चरणों के चुनाव हो चुके हैं और आप जो देखें, आप ही लोग के वीडियो का जो टीवी पर जो फुटेज दिख रहा है, तो उससे लग रहा है कि जब आप लोग पूछते हैं जनता से कि वोट का मुद्दा क्या होगा, तो जनता कहती है विकास। तो विकास पुरुष कौन है, अब विकास कौन सी पार्टी कर रही है, ये एक सहज अनुमान का विषय है कि किसी का मीन कर रही है। इसके अलावा देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टर्नआउट है महिलाओं का। तो महिला सशक्तिकरण के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने क्या किया, ये किसी से छुपा नहीं है। बालिका साइकिल योजना, बालिका पोशाक योजना, महिलाओं के आह्वान पर हमने शराब। लेकिन सर ये वोट में कितना कन्वर्ट हो पाया, ये महत्वपूर्ण है। नहीं, आपने दिखाया अपने फुटेज में कि पूरे फुटेज में महिलाओं की लंबी कतार है, तो वोट में तो कन्वर्ट हुआ। और महिलाओं की लंबी कतार, महिलाओं का उत्साह इस बात का द्योतक है कि महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए कार्य जो हमारे सफल हुए। और महिलाओं के लिए हमने पंचायत में आरक्षण दिया, नौकरी में आरक्षण दिया, और महिलाओं के कहने पर हमने शराबबंदी जैसे सामाजिक कार्यक्रम चलाए। और दूसरे युवा को देखें आप, तो युवा रूढ़िवादी संस्कृतियों से ऊपर उठ करके जात और सांप्रदायिक धर्म से ऊपर उठ करके वोट करते हैं प्रगति के लिए, तो वो विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। तो युवा का निश्चित ही विकास के मुद्दे पर विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी है। तो ये सहज अनुमान का विषय है कि जनता के बीच में उत्साह, दूसरी तरफ विपक्ष की नकारात्मक राजनीति, प्रधानमंत्री ऐसे सुशोभित करने वाले पद को एक तरह तरह के अपशब्द कहना, माननीय मुख्यमंत्री जी पर एक इतने कम उम्र के नेता जिन्होंने नेता बनाया, जिनको उन्होंने वो ट्वीट करके अपशब्दों का प्रयोग करना। तो जनता देख रही है कि विपक्ष के बाद सकारात्मक मुद्दे नहीं हैं। विपक्ष नकारात्मक मुद्दे लेके जातीय और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ करके राजनीतिक वोट में कितने सीट? हम तो कह रहे हैं कि जिस तरह का उत्साह दिखा रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम तो मतलब पूरी तरह हम तो क्लीन स्वीप करेंगे बिहार में। 40 सीट। मृत्युंजय तिवारी जी हैं, आरजेडी का पक्ष रखेंगे। मृत्युंजय जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी, मतदान संपन्न हो गया? नहीं, 7 चरणों के मतदान संपन्न हो गए और जनता की अदालत में हम लोग गए थे। और जनता निश्चित रूप से, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक को ये लग रहा था कि ये जुमलेबाजी करने वाली सरकार और गरीब विरोधी सरकार, ऐसे सांप्रदायिक शक्तियों को हटाने के लिए, देश और संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता की अदालत में जनता ने हम लोगों को समर्थन महागठबंधन को दिया है। ये हम लोगों को उम्मीद है। अब 23 तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा, 23 तारीख को पता चलेगा क्या होगा। लेकिन इतना तय है कि ये लोग जितने बड़बोलेपन होकर के दावे कर रहे हैं, इनकी हवा निकल चुकी है, इनका सुफड़ा साफ होने वाला है। किसी भी कीमत पर बीजेपी और एनडीए की सरकार नहीं बननी है। 23 मई एनडीए गई। चलिए, 23 मई एनडीए गई। एनडीए के प्रमुख बीजेपी जो है घटक दल, बीजेपी से हमारे साथ है प्रेमेंद्र पटेल जी। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या दावा किया जा रहा है कि एनडीए का सुपड़ा साफ? देखिए, सबसे पहली बात है और बड़ी बात है कि कोई भी पार्टियां सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही थी। अकेला एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए लड़ रही थी। बाकी पार्टियां नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए लड़ रही थी। अब इन लोग पहले ही हताश और निराश हो चुके हैं। इनको मालूम है कि हम नहीं आ रहे हैं सत्ता में, तो हमको केवल रोकना है। इस आधार पर इन्होंने चुनाव में जाने का काम किया। और जनता चाहती है विकास। विकास के हमने 5 वर्षों में काम किए हैं। और
बगैर कोई आरोप के, किसी प्रकार का कोई आरोप इस सरकार पर नहीं लगा है। और विकास के साथ साथ हमने देश को भी मजबूत बनाने का काम किया है, सशक्त करने का काम किया है। तो जनता तो चाहती है विकास और देश की मजबूती, और उस आधार पर जनता का पूरा समर्थन हमको मिल रहा है। बिहार के अंदर में आप देखेंगे, पिछली बार बगैर नीतीश कुमार के हम लड़े थे और हम 31 सीटों पर चुनाव जीते थे 40 में से। और इस बार नीतीश कुमार हमारे साथ हैं। नीतीश कुमार का एक बड़ा जनाधार है। 13.5 वर्षों के सरकार सत्ता में रह करके उन्होंने बिहार को उबारने का काम किया है। लेकिन उस जनाधार को धोखा देने का आरोप भी है नीतीश कुमार पर, और जिसको महागठबंधन के लोगों ने जनता के बीच लाया है। नहीं, कोई धोखा देने का काम उन्होंने नहीं किया है। महागठबंधन के लोगों ने उनके साथ छला है। महागठबंधन के लोग जो भ्रष्टाचारी थे और भ्रष्टाचार को छुपाना चाहते थे नीतीश कुमार के बलबूते पर, और नीतीश कुमार क्लीन मैन है, वो साफ सुथरे व्यक्ति हैं, वो कभी भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा कि जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं उसका क्लैरिफिकेशन कीजिए, और नहीं तो मैं सत्ता से बाहर जाऊंगा। और उनके नेतृत्व में पहले भी चुनाव लड़ा गया था, 15 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, वही नेतृत्व आज भी है। और नीतीश कुमार जी के साथ जब हम हैं तो निश्चित रूप से 1-2 सीटों की अगर बात कर दें तो जहां लड़ाई है, लेकिन हम 40 की 40 सीटों पर पूरी तरह से हम जीत के प्रति आश्वस्त हैं। ये दावा है, और बातें अभी और भी बहुत सारी होनी बाकी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या कुछ कहता है हमारा सर्वे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो आंकड़ा हमने दिखाया आपको अभी थोड़ी देर पहले टीवी स्क्रीन पर, और उस सर्वे के आधार पर अगर हम बात कर लें तो जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, जो समीकरण है बिहार में खास तौर से, पहले बिहार की बात कर लें हम, तो एनडीए 25 सीटों पर प्लस माइनस हो सकता है, आगे पीछे, ये आंकड़ा आगे पीछे जा सकता है। महागठबंधन जो है आरजेडी, कांग्रेस और रालोसपा और हम पार्टी के साथ जो गठबंधन है इनका वीआईपी के साथ, ये 9 सीटों पर प्लस माइनस, और अदर्स जो है वो 6 सीट। अदर्स में और बहुत सारे दल शामिल हैं और कुछ निर्दलीय भी हैं। इसके अलावा देश में अगर बात की जाए तो 250 के आसपास एनडीए की सीट आ सकती है, और यूपीए 140 150 के आसपास यूपीए प्लस माइनस ये हो सकता है। और अदर्स जो है इस बार बहुत बड़ी भूमिका में रह सकते हैं, निभा सकते हैं, चूँकि 140 सीटें जो है उनके पास जा सकते हैं। यानी इस बार फुल मेजोरिटी की सरकार बनती किसी की दिखाई नहीं दे रही है, और कहीं ना कहीं फिर से एक त्रिशंकु स्थिति पैदा हो सकती है लोकसभा में। अशोक मिश्र जी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये चुनाव तो अब ख़त्म हो गए, आपके सातों चरण बीत गया है, और सभी पार्टियों ने अपने तरफ से प्रयास ये किया है कि उनकी सरकार बने। खास करके एनडीए ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक नेशनल सिक्योरिटी को एक इशू बना के उन्होंने चुनाव लड़ा है। और वो लगता है हमको बिहार में, जैसा हमको दिखा है, कि वो नेशनल सिक्योरिटी लोगों के बीच में एक मुद्दा है वेद जी, और उस मुद्दा को लेके एनडीए को एक बढ़त मिल सकती है, और हो सकता है कि एनडीए उसी स्थिति में रहे जिस स्थिति में 2014 में भाजपा के और अन्य सहयोगी उनके साथ थे। इस पीछे 2014 में भाजपा ने जनता दल यूके से अलग होकर चुनाव लड़ा था। इस बार नीतीश जी साथ हैं, और नीतीश जी की एक अपनी स्वच्छ छवि है, और नीतीश जी की ये भी छवि है कि वो अच्छा काम करते हैं। बिहार में जो पहले जो काम नहीं हुआ, वो काम अभी उनके समय में 13 13.5 साल के में हुआ है। तो इनका निश्चित रूप से इसका फ़ायदा उनको मिलेगा। अब उनको सीट कितना आएगा वो कहना उचित नहीं होगा। 23 तारीख को हम लोग 11-12 बजे तक वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन लगता है कि उनको एज मिलेगा इस बिहार में, इस चुनाव में एज मिलेगा। चलिए, मनोज कुमार सिंह जी हैं, सलाहकार संपादक हैं सनमार्ग के, और साथ ही साथ विश्लेषक भी हैं। मनोज जी, क्या लगता है आपको, जो आंकड़ा सर्वे के आधार पे हम लोगों ने तय किया है, लोगों से बात करके और जगह जगह जाकर, क्या कहते हैं? देखिए, 272 का जो मैजिक आंकड़ा है, जो जादुई आंकड़ा है, और 2014 का की अगर तुलना करते हैं अगर 2019 के चुनाव से, तो काफ़ी कुछ इसमें बदलाव है, काफ़ी कुछ बदला है। और राजनीतिक दल के लोग भी मानते हैं कि बदलाव आ रहा है, बदलाव आया है, तो वोटरों में भी बदलाव आया है। 2014 में जो वर्ग, जो क्लास एग्रेसिव था,
वह इस बार उतना एग्रेसिव नहीं रहा है, खास करके यूथ एग्रेसिव नहीं है। और यूथ एग्रेसिव नहीं है तो उसका कहीं ना कहीं इस चुनाव पर खास करके बीजेपी के वोट बैंक पर वो असर डालेगा। तो आपने जो अभी अनुमान बताया और जो आंकड़े आपने बताए कि किसको कितना मिल सकता है अनुमानतः, तो उसके नीचे ऊपर हो सकता है। और ये अनुमान लगाया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी को एक बार पुनः मौका मिल जाए, लेकिन 2014 में जो जिस स्थिति में वो थे, जिस मजबूत स्थिति में सरकार थी कि सहयोगी जो थे उनकी मजबूरी नहीं थे, वो स्वतंत्र होकर के अकेले भी सरकार में रह सकते थे, सरकार बना सकते थे बिना सहयोगियों के भी। लेकिन इस बार बदलाव यही है कि इस बार सहयोगी उनके मजबूरी होंगे। सरकार बनाने के लिए सहयोगियों के बिना वो सरकार नहीं बना सकते हैं। इसके आसपास आपके जो आंकड़े हैं वो करीब करीब उस जगह तक आप पहुँचे हैं और ये अनुमान कहीं से गलत नहीं होगा। 10-20 सीटें इधर हो सकती हैं, अधिक हो सकती हैं। हो सकता है कि एनडीए 275 पार भी कर जाए, यानी 272 के जादुई आंकड़े को प्राप्त भी कर ले। ये भी हो सकता है कि 200 से कम रहे। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि 200 से कम होगा, क्योंकि एक चीज़ तो दिख रहा है कि लोगों में जिस बात को लेकर के संशय की स्थिति है, और ख़ास करके जो जीएसटी और नोटबंदी को जो मुद्दा माना जा रहा है कि ये दो बड़े कारण हैं जिसके चलते कोई बड़ा प्रभाव पड़ेगा इस इलेक्शन पर, तो एक चीज़ माना जा सकता है। लेकिन वह वोट बैंक बीजेपी का टूट जाएगा ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मैंने बताया ना कि एग्रेसिवनेस जो एग्रेसिव था, जो मिडिल क्लास के जो आपको बिजनेसमैन हैं उसके बारे में आकलन करके लोग ये कहते हैं कि उसका नुकसान होगा, लेकिन उतनी बड़ी क्षति होती नहीं दिख रही है। और अंतर बस यही आएगा कि जिस मजबूत स्थिति में वो 2014 में थे उस मजबूत स्थिति में वो नहीं रहेंगे। पिछली बार वो स्वतंत्र खुद भी सरकार बना सकते थे, सहयोगियों के बिना रह सकते थे। इस बार सहयोगियों की उनकी ज़रूरत, सहयोगी उनकी मजबूरी होंगे इस बार सरकार बनाने के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई हैं केंद्र सरकार में जो 2014 में बनी थी। और वो कमियां क्या रह गई थी ये बताएंगे आरजेडी। आपसे पूछना चाहते हैं मृत्युंजय जी, आरजेडी की तरफ से आप बताएं कि क्या कमी रह गई थी ऐसी कि क्यों 400 पार आंकड़ा, ऐसा नारा भी लग रहा था और ऐसा कहा भी जा रहा था बीजेपी की तरफ से और एनडीए की तरफ से 400 पार, अब की बार 400 पार, लेकिन आंकड़े नहीं बता पा रहे हैं कि वो 400 पार हो पाएगा। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात अभी मनोज जी ने कही कि युवाओं में वो उत्साह और जोश नहीं था। 2014 में जिस तरह से लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ देश की जनता ने और इन्होंने विकास विकास का जो नारा दिया था और नौजवानों को खास करके जिस तरह से झांसा कहिए या जुमलेबाजी कहिए उसमें फंसाया था, तो वो उनको ठगा हुआ महसूस करने लगे। 5 वर्षों में अगर वो विकास किए होते, जो विकास जन्म लिया 2014 में, जब 5 वर्ष का हो गया बड़ा, तो फिर वो कौन अपहरण कर लिया नहीं पता। इन्होंने वोट कभी विकास के नाम पर नहीं मांगा, अपनी उपलब्धि नहीं बताई। इन्होंने कहा पाकिस्तान को चुन चुन कर बदला लेना है, अजहर मसूद और ये पुलवामा, ये ही चीज़ों पर कैसेट बजाते रहे और राष्ट्रवाद को एक ऐसा मुद्दा बनाने का प्रयास किया। अब उसमें कितना सफल हुए कितना असफल हुए 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन हमको पूरा, हम लोगों को उम्मीद है और विश्वास है कि देश की जनता बहुत महान है, जनता सब समझती है। जनता जब पूछ रही थी जनहित से जुड़े मुद्दों को, कहाँ गया बुलेट ट्रेन, कहाँ गया गंगा सफाई, कहाँ गया रोजगार, कहाँ गया किसानों का ये सारे मुद्दे गौन हो गए और पाकिस्तान को हमने ये ज़्यादा जब्त किया गया। तो इससे वोट इनको मिला होगा, मुझे नहीं लगता है। 23 तारीख का इंतज़ार हम लोग करते हैं। जो आपके आंकड़े हैं, वो आंकड़े जो आपने कहा, वो आंकड़े पर भी हम इसको खारिज करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इनको इतना आंकड़ा नहीं मिलेगा। ये दावा है। हम प्रेम रंजन जी के पास चलते हैं। प्रेम रंजन जी, मुद्दा बहुत सारा था इस बार, लेकिन आरोप है सीधे तौर पर कि जो जनहित का मुद्दा था उन मुद्दों को नहीं उठाया गया बीजेपी की तरफ से और पाकिस्तान और सर्जिकल स्ट्राइक और इन तमाम पहलुओं पर सिर्फ चर्चा की गई। गलत आरोप है। जो देश के मुद्दे थे
चाहे वह विकास का मुद्दा हो या देश की मजबूती और सुरक्षा का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे थे। हमने लोगों के बीच में इस मुद्दे को रखने का काम किया है। आप देखें कि जनता पर मेरा भरोसा और हमारा भरोसा जनता पर है। आप पिछले चुनाव का 2014 का जब देखेंगे तो हमने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर करके और विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में गए थे। हमने उनसे 272 प्लस का डिमांड किया था, मांग किया था, और देश की जनता ने 283 सीटें देने का काम किया था। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार हमने जनता से 300 कहा है और 300 से ऊपर सीटें हमको देश की जनता देगी सरकार बनाने के लिए, मजबूत सरकार बनाने के लिए, और पूरी तरह से चौकीदारी करने के लिए देगी कि उनके जो विषय हैं, उनके जो मुद्दे हैं और उनके जो विकास की बात है उसको मजबूती से हम उसका पालन कर सके, इसके लिए देगी जो है से। लेकिन प्रेम जी, एक सवाल, गंभीर सवाल ये भी है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, उन चीज़ों पर प्रधानमंत्री ने कभी अपनी बात नहीं रखी। जैसे बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है इस देश में, और जिसको आप लोगों ने मैनिफेस्टो में भी शामिल किया था, जो चुनाव हुए थे पिछली बार, इस बार भी शामिल है। वो मुद्दे चुनावी प्रचार अभियान के दौरान गौण रहे। नहीं, देखिए, चुनाव का विषय अलग अलग है। जिस प्रकार से भाषाओं का, अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया, प्रधानमंत्री के ऊपर अनर्गल रूप से ऐसे ऐसे शब्द बोले गए, तो मुद्दे तो जो है से नहीं चाहते थे। मुद्दे सभी पार्टियों की तरफ से बोले नहीं, विकास के अगर मुद्दे आते तो ये लोग कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े होते, इसलिए ये लोग भरमाना चाहते थे लोगों को। हमने बेरोजगारी का अगर विषय है तो बेरोजगारी के लिए हमने अगर वायदे किए थे, उस वायदे से कहीं ज़्यादा खरा उतरने का काम किया है। हमने 17 करोड़ प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के तहत लोगों को रोजगार देने का काम किया है, लोन देने का काम किया है। हमने कहा कि आप रोजगार मांगो नहीं, रोजगार देने वाला बनो। अगर 17 करोड़ लोग रोजगार खड़ा करने के लिए बैंकों से अगर लोन लेते हैं, उसमें 6.5 करोड़ लोग न्यू इंटरप्रेन्योर और कि नए लोग थे। अगर एक व्यक्ति अपना रोजगार खड़ा करता है और वह एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ता है तो 13.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। मैंने अखबारों में पढ़ा कि नितिन गडकरी जी ने कहा कि केवल मेरा डिपार्टमेंट जो भूतल परिवहन मंत्री है उसमें 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। हम लगभग 17-18 लाख करोड़ रुपए का हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये आंकड़े, सर, ये सवाल विपक्ष हमेशा उठाती रही, तो ये आंकड़े क्यों नहीं चुनावी सभा के दौरान पेश किए गए? अगर 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है तो वो बातें क्यों नहीं सामने निकल कर आई? ये गंभीर सवाल है। अब आप बताइए, ये जो प्रेडिक्शन है, ये जो एक अनुमान लगाया जा रहा है इस सीट पर, क्या कहें? देखिए ना, 2014 में कांग्रेस से लोग उब कर लगा कि इस देश में कोई नया प्रधानमंत्री बनने वाला है जिसको जात पात भूलकर पूरे देश में, खास करके बिहार में, उन्होंने जिताने का काम किया। मोदी जी का जो लहर नहीं था, उसने मोदी लहर फैलाने का काम किया। लेकिन वही जनता, देश की जनता 5 साल में मोदी जी के हिसाब मांग रहा है। उन्होंने कहा कि आपने 5 साल में जो विकास के मुद्दा आपने जो मैनिफेस्टो में दिया था वो आप मुझे बतलाने का काम करे, मैं आपको वोट देने को तैयार हूं। लेकिन मोदी जी 5 साल का विकास का मुद्दा नहीं बतला रहे। एक कभी कहते हैं कि मैं राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ रहा हूं, कभी कहते हैं कि आतंकवाद के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, कभी कहते हैं कि नैतिकवाद के नाम पर चुनाव न लड़ रहे हैं, कभी कहते हैं कि झूठवाद के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस प्रकार अनेकों देश की जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता, बिहार की जनता सिर्फ यही कर रही है कि आपने जो वादा किया था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को, बेरोजगारों को मैं नौकरी दूंगा, क्या आपने नौकरी दिया? एक भी नौकरी दिया? आपने नोटबंदी किया था, आपने कहा था कि मैं विदेश से काला धन लाऊंगा और जितने गरीब के है खाता मैं खुलवाया हूं 15-15 लाख रुपया दूंगा। नोटबंदी में माँ बहनें जो अपने चोरकारी पैसा रखती थी वो सामने आ गया। आपने देखा कि नोटबंदी में एक भी अमीर लोग कहीं बैंक में लाइन लगते हुए देखा? इस प्रकार भाजपा वाले लोग इस देश को ठगने का काम किया। आज हम लोग इस देश में, इस राज्य में अपने आरक्षण बचाने के लिए लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जहां नीतीश जी की बात है, डबल इंजन की सरकार है, नीतीश जी कहे कि मैं विकास कर रहा हूं, तो ये तो शराबबंदी पर ही रह गए, दहेज बंदी पर ही रह गए, बालू बंदी पर वही रह गए। इन्होंने गरीबों को ठगने का काम किया, कोई विकास का काम नहीं किया इनके राज में। आपने देखा लेकिन आज बिहार के किसी कोने से 5-6 घंटे में तो आप पटना पहुंच नहीं, कहीं नहीं। ये सब झूठा बात है। जो आज तक ले चाहे भाजपा वाला कह दे
या जेडीयू वाला कह दे कि 5 किलोमीटर कोई पूरे बिहार में नया रोड हमने बनाया है, जो रोड बना है उसको भी ये लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा कि मुजफ्फरपुर में इतना बड़ा 36 लड़कियों को बलात्कार हुआ, ये मुख्यमंत्री चुप रहे, उनमें बड़े बड़े नेता राजनेता फंस रहे हैं। आपने देखा सृजन घोटाले में बड़े बड़े नेता फंस रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी फंस रहे हैं, चुप रहे। इस प्रकार बिहार की जनता इनसे हिसाब मांग रही है कि आपको जनमत मैंने नहीं दिया, तो जनमत हमने दिया था, महागठबंधन को दिया था, लालू यादव के चेहरे पर दिया था, लेकिन आपने जनमत को ठुकरा कर भाजपा के गोदे बैठ गए। कल तक यही भाजपा वाले कहते थे, अब माननीय प्रधानमंत्री कहते नीतीश कुमार का डीएनए खराब है। क्या मैं समझूं कि डीएनए नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक हो गया? कल तक यही नीतीश कुमार जी लोगों को, बिहार वासियों को बाल और डाकू कटवा कर ट्रक भेजा करते थे, आज अपने सत्ता के लिए, गद्दी के लिए जाके उनके गोदे बैठ गए। सवालों का जवाब लेंगे हम जेडीयू के हैं, लेकिन मृत्युंजय जी को चूंकि जाना है तो उनसे कुछ सवाल हैं मेरे जहन में और कुछ बातें भी सामने आई है। मृत्युंजय जी से 1-2 सवाल और कर लिया जाए, उसके बाद फिर हम इनको विदा करेंगे। मृत्युंजय जी, एक सवाल, इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि अपशब्दों का इस्तेमाल, गंदी गंदी बातें कही जाती है, प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा गया, इस तरह के आरोप। देखिए, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगा। आज तक आज़ादी के बाद इतने लोग बैठे हैं, किसी से आप इतने दिन से पत्रकारिता में हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसी मुख्यमंत्री जी के डीएनए खराब की बात कही थी क्या? भाई आप कहेंगे, गाली देंगे, कोई हमारे नेता को सुर्पनखा कहेगा तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप तो जवाब। अगर आपको विकास पर इतना भरोसा था अपने काम पर, तो आप विकास से हटते ही नहीं। आपने तो विकास की कहीं चर्चा ही नहीं की, आप सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान करते रह गए पूरे चुनाव में। और आप अगर देश की जनता के साथ अपने जो आपने दावे किए थे, जो वायदे किए थे, अगर उसका 10% भी पूरा कर दिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। अब तो लोगों को बहुत शक होने लगा कि जनता को शक होने लगा था कि आखिर चुनाव के पहले इस तरह का घटना हो जाना, चूँकि इसके लिए तो आप अजहर मसूद के लिए तो पूरा वाहवाही ले रहे हैं कि हमने वैश्विक आतंकी घोषित करवा दिया। अब पुलवामा में 40 इसका क्रेडिट देते हैं आप एनडीए को? आप अगर इसका क्रेडिट एनडीए लेंगे, ताली वो पिटवाएंगे, तो पुलवामा के लिए गाली भी वो सुनेंगे, उसका भी डिस्क्रेडिट उनको लेना होगा ना। तो देखिए, हमने पहले ही कहा, यही लोकतंत्र की हमारी खूबसूरती है। लोकतंत्र को हिटलर शाही और तानाशाही और झूठ और फरेब के साथ कोई अगर सोचेगा कि हम चला लें तो ये देश नहीं चलने देगा। देश की जनता महान है। ये लड़ाई थी सच और झूठ की, ये लड़ाई थी न्याय और अन्याय की, ये लड़ाई थी गरीबी और अमीरी की। यहाँ चंद मुट्ठी भर लोग उद्योगपति, और 2014 में भी लड़ाई इन्हीं चीज़ों की थी। नहीं, 2014 में जो ये अवतार, जिस अवतार में ये आए थे और जिस तरह से इन्होंने वायदे किया करके देश के नौजवानों को गुमराह इन्होंने कर दिया भ्रम में, उस झांसे में नौजवान फंस गए। काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती है। और इस बार का नौजवान जब इनसे रोजगार पर सवाल कर रहा है तो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को चुन चुन कर मारेंगे। जिसके पेट में भूख लगा है, जिसको इलाज कराना है, जिसको रोजगार लेना है, उसको आप कहिएगा हम पाकिस्तान को चुन चुन कर। राष्ट्रवाद एक मुद्दा है, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पर वोट लेना, इतना भी देश का नौजवान, 130 करोड़ भारत माँ का लाल, सब राष्ट्रवाद से भरा पड़ा हुआ है। देशभक्ति की सर्टिफिकेट अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ना बांटे। अब तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हम अडवाणी जी का फोटो 2085 में मेल कर दिए थे। अब बताइए, अब वो कहते हैं कि हमको गाली जो है 87-88 में मेल होता था क्या? अब इतना जो कोई आदमी झूठ को इस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है और सोच रहा है कि 130 करोड़ पब्लिक बेवकूफ है, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, नो डाउट, उन्होंने 2014 में जिस रूप में अपने को पेश किया, लोगों को एक उम्मीद जगा था कि ये कुछ काम करेंगे
और उन्होंने विकास विकास का ही नाम जपा था, लेकिन वो आकर के पूरी तरह फेल हो गए और गुजरात मॉडल पर वो देश को चलाना चाह रहे थे। वो सोच रहे थे कि जिस तरह से गोधरा कांड के बाद हमको गुजरात में समर्थन मिला, तो पुलवामा के बाद हमको देश की जनता इसी कांड को लेकर सहानुभूति वोट ले लेंगे। पूरी तरह से नकारे गए हैं और ये उनको 23 तारीख को लोकतंत्र की ताकत का एहसास होगा। एक सवाल और मृत्युंजय जी, चूंकि अब समय आपके पास कम है और बाकी सारे मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे हम बातचीत जारी रखेंगे। एक आरजेडी परिवार के अंदर में जो घमासान है, चलिए ठीक है, ये परिवार का अंदरूनी मसला है, बहुत ज़्यादा उस मसलों पर नहीं जाएंगे, लेकिन चुनाव से जुड़े हुए जो मुद्दे रहे उन मुद्दों पर बात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि चुनाव जनता से जुड़ा हुआ होता है। जहानाबाद में जिस तरह से आपके प्रत्याशी सुरेंद्र यादव पिछली बार भी लड़े थे, हार गए थे, इस बार फिर टिकट दिया गया, बगावत का रुख अख्तियार कर लिया है तेज प्रताप ने, इसमें कोई संदेह नहीं खुलकर, और खुद तेजस्वी भी कहते आ रहे हैं कि एक वोट कटवा घूम रहा है जो उनका तस्वीर लेकर और लगाकर घूम रहा है। आरजेडी इंटैक्ट नहीं नजर आ रही है कई जगहों पर। देखिए, पहली बात तो हमारे विरोधी इसी फिराक में रहते हैं, उनको ये नहीं बता सकते हैं कि हमने क्या किया नहीं किया, लेकिन लालू जी के परिवार में, लालू जी के दोनों भाई में, देखिए ये मुद्दा है, चुनावी नहीं है। ये जनता कौन क्या कर रहा है, हम अपने भाई के साथ रहते हैं, आप अपने किसके साथ, बिल्कुल बिल्कुल उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन रही बात तो तेज प्रताप जी ने कभी कहा है कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारे उन्होंने तो ये कहा है ना कि वोट हमारे प्रत्याशी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने और विधान सभा के सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष चुना है तेजस्वी यादव जी को। तेजस्वी यादव जी हमारे पार्टी के नेता हैं, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन तेज प्रताप जी हमारे पार्टी के नेताओं को जिताने के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए, वो उनका अपना स्टाइल है। तो पार्टी का विरोध करके, लोगों को मना करके कि लालटेन पर वोट मत। कौन पार्टी का विरोध कर रहा होगा, तो हमारा प्रत्याशी हार जाएगा ना। हम दावे के साथ कर रहे हैं, अगर सुरेंद्र यादव जी जहानाबाद हार जाएंगे, आप जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, हम राजनीति छोड़ देंगे, आपके चैनल पर ऑन एयर बोल रहे हैं। भाई प्रत्याशी जिसको अधिकृत रूप से, पहले तो विपक्ष के आरोप लगा रहा था, लेकिन जी टूट रहे हैं, गठबंधन नहीं होगा, सीटों का बंटवारा नहीं होगा, मंच शेयर नहीं होगा, सारी बात उन्होंने कहा, सब चीज हुआ। अब यहाँ तो सबसे बड़ी बात है कि जो अमित शाह जी, नीतीश कुमार जी ने मंच शेयर किया, लोजपा के सारे प्रत्याशियों को हराने के लिए जेडीयू के विधायक और नेता घूम रहे थे, ये बात छुपी हुई नहीं है। तो जहाँ एनडीए सीधा निगेटिव डिफेक्टिव अलायंस है, तो वही 2 सीट वाला चला गया 17 पर, 22 सीटिंग वाला चला आया 17 पर, ये क्या हमको हराएगा? ये 30 वर्ष से तो ये लोग हरा ही नहीं पा रहा है अकेले मिल करके। अकेले नीतीश कुमार जी की और बीजेपी की तो हैसियत नहीं है कि आरजेडी से मुकाबला कर ले। अब ये लोग दोनों मिले हैं, इसके बाद भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इनका यहाँ से सफाया तय है। लेकिन जो बातें आपने कही वो बात पूरी तरह से नहीं सामने आ पाई। तेज प्रताप पर कार्रवाई क्यों नहीं? अली अशरफ फातमी पर कार्रवाई हो रही है, तेज प्रताप पर? देखिए, तेज प्रताप मुद्दा नहीं है, मुद्दे पर आइए। लेकिन वो तो विरोध कर रहे हैं कई जगहों पर ना। ठीक है, आरजेडी के पक्ष में भी कर रहे हैं प्रचार, लेकिन कई जगहों पर तो उनकी नाराजगी सामने आ रही है ना जनता। चिराग पासवान जी जब सीट का शेयरिंग नहीं हुआ था, तो प्रधानमंत्री जी को, आप लोग के पास भी होगा, पत्र लिखे थे, नोटबंदी के फायदे बताइए। जैसे पिताजी को राज्यसभा मिल गया, चुप हो गए। पार्टी का देखिए, अंदरूनी मामला हमारा दोनों भाई कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी है। उन्होंने बार बार कहा है, हम कृष्ण अभी भी मंच शेयर किए हैं, तो अगर वो, लेकिन वोट मत दीजिए आरजेडी। भाई अभी नौजवान है, जोश है, उत्साह है। विरोधियों को अगर तेज प्रताप जी में काबिलियत नहीं होती, 3 विभाग के और खास करके स्वास्थ्य विभाग के भी मंत्री रहे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, जो 18 महीने में तेज प्रताप जी ने काम कर दिया। कोई दाग लगा, कोई आरोप लगा है क्या? अली अशरफ साहब में कुछ कमी रह गई होगी, इसी वजह। चलिए, कर जाएगा। अली अशरफ साहब रहे कि मृत्युंजय तिवारी रहे, कोई रहे, वो अली अशरफ साहब का कैसेट दूसरा था। इसलिए बात तेज प्रताप जी का है। तेज प्रताप जी हमारे पार्टी को मजबूत करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। तेजस्वी जी हमारे लीडर हैं। मृत्युंजय जी को हम शुक्रिया अदा करेंगे और इस चर्चा को भी हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे हम
एक छोटे से ब्रेक के लिए।